नारी से हम तुम बने कुछ इस तरह के काम किए, इतिहास भी रच दिया, कुछ ऐसे उन्होंने काम किए। नमस्कार, डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत हो गई है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। लेकिन ये जो सप्ताह है ना, ये सप्ताह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि इस सप्ताह हम अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह मना रहे हैं। और जब भी महिलाओं की बात आती है तो उनकी उपलब्धि, जब भी हम उनके योगदान के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह हमें मौका देता है उनके उपलब्धि, उनके योगदान को सराहने का। और ऐसे ही आज एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक सभी महिलाओं के लिए एक वो प्रेरणा की स्रोत है, जिनसे आज हम खास बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम एक अनमोल वचन के साथ। वो कहते हैं ना, दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ करें, एक अच्छी सोच के साथ करें तो दिन भर के लिए हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो आइए देखते हैं आज का अनमोल वचन क्या है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इसी के साथ खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद है जिनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि छट जाएंगे देखना अंधेरी तेरी मेरी ज़िंदगी के, कि जलाकर खुद को एक दिए ने फिर से रोशनी की है। जी हाँ, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सप्ताह हम अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह मना रहे हैं, तो इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जिन्होंने दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपने सपनों को दबा दिया। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है माननीय सांसद, लोकसभा सांसद शांभवी चौधरी जी। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार, आपके पूरे चैनल दूरदर्शन का बहुत बहुत आभार। मेरे लिए बहुत ही सुखद पल है ये, क्योंकि दूरदर्शन देख के हम लोग सब बड़े हुए हैं और ये एक ऐसा चैनल है जो आई थिंक आज के डेट में अपने दादी को या नाना नानी को समझाओ कि हम इस चैनल पे आए तो वो नहीं समझेंगे, पर अगर आप उनको बोलो हम दूरदर्शन पे आए तो वो तुरंत समझ जाएंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत सारी पीढ़ी को ये चैनल जोड़ता है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम आपके साथ पॉडकास्ट कर पाए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हम एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग भी देता है, हमारी पुरानी यादों को भी ताज़ा करता है। बिल्कुल, हम लोग जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तब तक तो आजकल तो इतने सारे चैनल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, लेकिन ये सब में अगर कोई ऐसा एक दो चैनल है जिनका क्रेडिबिलिटी पीढ़ी दर पीढ़ी वैसा ही रहा है, दूरदर्शन उसमें से एक है, तो बहुत खुशी की बात जी। और साथ ही हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस सप्ताह हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह मना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं महिलाओं के उपलब्धियों को सराहने का ये सप्ताह है। इस बारे में जो तमाम महिलाएं हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? उनको हम यही कहना चाहेंगे कि जो हम लोग अगर आधी आबादी की बात करते हैं तो आधी आबादी अब बहुत आगे आ चुकी हैं। और हम लोग एक समय था जब हमने अभी ही सोशल मीडिया पे ये पढ़ा था और बहुत अच्छा लगा मेरे को पढ़ के कि पता नहीं कैंडल पकड़ा के मार्च करना हम लोगों को किसने सिखाया है, क्योंकि हम लोग के इतिहास में तो नारी सम्मान में महाभारत हो गया था। तो हम लोग की जो कह सकते हैं जो हम लोग का पुश्तैनी परंपरा है वो नारी सम्मान से ही उठा है और नारी सम्मान पे ही आके हम लोग शिव शक्ति की पूजा करते हैं और उसमें जो शक्ति हैं वही नारी हैं। और नारी की अगर उपलब्धियां अभी आधुनिक समय में बात करें उसकी, तो गिनाना संभव नहीं है। आपको जन्म देने से लेकर के आपको बड़ा करने से लेकर अगर कोई उस लायक बनाता है कि आप जीवन में, पुरुष को ही उस लायक बनाते हैं जीवन में कि वो कुछ कर सके, तो वो एक माँ होती है। तो वो नारी शक्ति को कभी दबाना नहीं चाहिए, अंडर एस्टिमेट जो हम लोग कहते हैं कभी नहीं करना चाहिए। और उपलब्धियां तो सभी गिनाते हैं, पर हाँ कभी नारियों का मतलब सम्मान करके देखो। सशक्तिकरण की सभी बात करते पर उनसे प्यार करके देखो तो अलग ही हो जाता है सब कुछ। बिल्कुल, और जब भी महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं, जिससे हम सीख सकते हैं, तो हमारे दिमाग में आपका नाम सबसे पहले आता है। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जब भी हम महिला की बात करें तो इन सभी के लिए शिक्षा कितना ज़रूरी समझती हैं आज के दौर में? आप कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे वो अपने हक़ के बारे में बात कर सकती हैं, अपनी विचारों को सामने रख सकती है। राइट, एक्सपोजर करेक्ट मिलता है। अगर आप सही तरीके से, सही मायने में आप शिक्षित हैं तो आपको देखिए सही और गलत समझना तो
मतलब एक वो यूनिवर्सल चीज़ होता है। सही गलत आदमी अपने संस्कार से भी सीखता है, पर शिक्षा से आपको करेक्ट कह सकते हैं एम्पावरमेंट मिलता है, आपको एक्सपोजर सही मिलता है। आजकल शिक्षा बहुत ज़रूरी है आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, और महिलाओं के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ हमेशा लोग कहते हैं कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को पढ़ाएंगे, किसी पुरुष को पढ़ाएंगे तो आप उनको पढ़ाते हैं, पर अगर आप किसी महिला को पढ़ाएंगे तो आप उनके आने वाले पूरी पीढ़ी को आप सशक्त करते हैं। तो ये बात सच है, जो महिला पढ़ती है वो आगे चल के भी शिक्षा का क्या महत्व रहता है उसको समझती हैं, उसको आगे लेकर के चलती हैं। शिक्षा से एक सामाजिक न्याय की जो हम बात करते हैं, एक समानता की जो हम बात करते हैं, ये शिक्षा हमें सिखाता है आगे चल करके। अब तो हम लोग एक ऐसे समय में आ चुके हैं जहाँ पे शिक्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है बहुत सारी चीज़ों का। आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की बात करें या तो आप, और शिक्षा का ये बात नहीं होता कि अरे CBSE बोर्ड पढ़ रहे हैं या ICSE बोर्ड पढ़ रहे हैं। टेक्निकल नॉलेज जो है, जैसे आप कह सकते हैं कि बुनाई कढ़ाई है जो हम लोग जीविका दीदी के माध्यम से करते हैं, तो हम लोग जीविका दीदी को क्या करते हैं, हम लोग उनको शिक्षित ही करते हैं, हम लोग उनको ट्रेनिंग ही दे रहे हैं एक तरह का काम करने के लिए। तो हर चीज़ का जो बेस होता है वो शिक्षा है। इसीलिए महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और हमने तो अपने 5 साल की जो सैलरी है वो भी डोनेट की है पूरी की पूरी बच्चियों को शिक्षित करने के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि हम एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पे बेटियों को कभी नहीं, हम लोग 3 बहन हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, हम लोग 3 बहन हैं। और मेरे माता जी, मेरी पिताजी जो हैं वो लोग हमेशा यही बोलते थे कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। तो मेरा ये सौभाग्य है कि हम एक ऐसे परिवार में जन्मे। पर हमने अक्सर देखा है कि जब किसी भी परिवार में आर्थिक कोई समस्या आती है या फिर कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले जो बच्ची है उसकी शिक्षा को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा है कि अपने 5 साल की जो सैलरी है उसको शिक्षा के लिए हम डोनेट करेंगे और शिक्षा को महिलाओं में, बच्चियों में, बेटियों में आगे लेके जाएंगे, प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर हम प्रधानमंत्री के मूल्यों के बारे में बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिसका जिक्र उन्होंने किया था 22 जनवरी को 2015 हरियाणा में, तो इसके मूल्यों पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये एक कैंपेन शुरू हुआ था, उसका उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि फ़ीमेल इन्फेंटिसाइड का रेट बहुत बढ़ा हुआ था। और जैसा कि हमने कहा कि हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई आर्थिक मजबूरी आती है या फिर कोई आर्थिक समस्या आती है तो अगर सबसे पहले किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है तो वो होता है बेटियों का पढ़ाई। और कहीं ना कहीं बेटियों को पढ़ाना ज़रूरी, लोग हम लोग के जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्ता वाली सोच की जो सोसाइटी है, समाज जो है, उसमें ये सोचते थे कि बेटी को पढ़ाने का क्या फ़ायदा, बेटी को तो शादी करके चले जाना है। तो इसीलिए बेटी की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ़ और सिर्फ उद्देश्य ये था कि बेटी, उसको 2 पार्ट्स है, फीमेल इन्फेंटिसाइड को कंट्रोल भी करना है और एजुकेशन को, शिक्षा को बेटियों में प्रमोट भी करना है। और इस कैंपेन का जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन था उसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही अच्छा हमने देखा है कि ग्रेजुअली सक्सेस रेट बहुत इम्प्रूव कर गया है। और कई सारे जो इनरोलमेंट रेशियो है, बिहार जैसे प्रदेश में भी, जहाँ पे राजस्थान हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, ये सारे ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा था। पर ये सारे प्रदेशों में भी पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि एनरोलमेंट रेशियो जो महिलाओं का है, कॉलेजेस में है या स्कूल में है, वो बढ़ गया है। ड्रॉप आउट रेशियो जो स्कूल से था, कॉलेजेस से था, वो कम हो गया है। तो डेफिनेटली ये कैंपेन जो है वो बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है और आने वाले समय में इस कैंपेन को और बढ़ावा और मजबूती देते हुए हमको लगता है कि हायर एजुकेशन की तरफ भी महिलाओं का जो बेटियों का जो भागीदारी है, एनरोलमेंट है, जो हायर एजुकेशन में जो आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं, उसमें भी बढ़ना चाहिए और इस कैंपेन को आगे और मजबूती मिले, इसके लिए हम लोग सब लगातार प्रयास करते रहेंगे। जी, और अभी आपने जेंडर इनइक्वालिटी की बात की है, अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें, लैंगिक समानता की बात करें, तो महिलाओं के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में लोगों को जानकारी होना या महिलाओं के बारे में लोगों को पता होना कि उन्हें भी एक सम्मान मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलना चाहिए समाज में, कितना ज़रूरी समझती हैं आज के दौर में आप?
ज़रूरी तो मतलब ज़रूरी तो बहुत छोटा शब्द है, मतलब इसके बिना समाज चल कैसे सकता है? अगर नारी का आप सम्मान करेंगे ही नहीं तो समाज ही नहीं आगे बढ़ सकता है ना। ये जो इनइक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी, वो एक तरह के जो सोशल नॉर्म्स है उससे चलती आई है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहीं पे लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हम लोग को नारी में, पुरुष और नारी में अंतर है, या ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पितृसत्ता वाली पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है ये उससे आया। ये जेंडर पैरिटी है, ये जेंडर इनइक्वालिटी है, और ये हम लोगों के एक एक दो दो आदमी के सोच से ये बढ़ते चला गया है। अगर हम बात करें, अगर हम लोग सामाजिक समानता की भी बात करते हैं तो इसका ये मतलब, हम लोग जब सामाजिक समानता की बात करते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि अरे लड़का 10 टेबल उठा रहा है तो लड़कियां भी 10 टेबल उठाएं। नहीं, ये हम लोग फिजियोलॉजिकल डिफरेंस की बात नहीं करते, हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, हम लोग सामाजिक अधिकार, सामान्य अधिकार की बात करते हैं, हम लोग सामान्य हक की बात करते हैं। अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी, वो एक कहते हैं ना कि कुछ, अगर किसी पुरुष के पास वो अधिकार है कि हाँ हम ये कार्य करें, तो महिलाओं को भी वो अधिकार मिलना चाहिए कि हाँ हम भी ये कार्य कर सकते हैं। हम लोग इस समानता की बात करते हैं। तो नारी सम्मान ज़रूरी है, ये कह देना ही हमको लगता है गलत है, क्योंकि अगर आप नारी का सम्मान नहीं करेंगे, आप आधी आबादी को साथ में लेके चलेंगे नहीं, तो ये समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अगर आप आज के, हम लोग 2025 में आ गए हैं, और 2025 में भी अगर अब हम ये सारी बातें करें कि नारी को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं, तो हम लोग कहीं एज अ सोसाइटी ही फेल करें, क्योंकि नारी को सम्मान तो मिलना ही मिलना है, और उस सम्मान के लिए हर किसी को लड़ना है। बिल्कुल। और साथ ही अगर हम विकसित भारत की बात करें, विकसित भारत की अगर हम महिलाओं के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर विकसित भारत में हर आम जन के जिम्मेदारी और भागीदारी बनती है इसको आगे बढ़ाने में, ये प्रधानमंत्री का ये सपना है कि विकसित भारत की तरफ हमें आगे बढ़ना है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो भी युवा हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका योगदान या उनकी जिम्मेदारी या भागीदारी कितनी बनती है इसको आगे ले जाने में? हर युवा की बहुत अहम भूमिका है विकसित भारत है 2047 में, क्योंकि युवा जो हमारे देश के हैं ना, वो ऐसे लोग हैं, आप हमेशा देखेंगे कि जो भी क्रांति की शुरुआत हुई है वो हमेशा एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट से हुई है। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो होता है, या जो युवा का रोल होता है, वो बहुत ही अहम होता है। आज के डेट में अगर आप युवाओं से उनकी समस्या जानने का कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश का जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम है वो क्या है। एक आपका ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस होते हैं जो ट्रेडिशनल सोच के साथ चलते हैं, और एक आपका युवा वर्ग होता है जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स के साथ चलते हैं, जो अभी देश का चल रहा है। तो युवा का भागीदारी अहम है। विकसित भारत के निर्माण में भी जब युवा सब साथ में आएंगे तभी जाके, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अगर एक मुट्ठी बनता है तो वो पांचों उंगली के साथ बनता है, एक उंगली भी मिसिंग हो तो वो मुट्ठी नहीं बन सकता, और युवा उसमें से एक उंगली ही है। बिना युवा के वो जो विकसित भारत का मुट्ठी है उसको बंद नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट हम युवाओं को भी लगातार यही कहते हैं कि आप लोग आगे आइए, अपनी बातों को रखिए। हर क्षेत्र में आज जो है आप देख सकते हैं वहाँ पे युवा हैं। आप इंडस्ट्रीज़ की बात करो, आप सर्विसेज की बात करो, गवर्नमेंट जॉब्स की बात करो, वहाँ पे भारत एक युवा देश है। जो पॉपुलेशन परसेंटेज है उसमें सबसे हाई युवा का है। तो इसीलिए आप अपनी शक्ति को पहचानिए और अपनी शक्ति का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं करिए। अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए जो भारत का निर्माण है, विकसित भारत का निर्माण है, उसमें अपनी भागीदारी निभाइए। एक कॉन्शियस डिसीजन है ये, एक कॉन्शियस स्टेप है ये, और हम लोग सबको अपने देश के लिए ये चीज़ करना ज़रूरी है। देश का सेवा सिर्फ ये नहीं होता है कि हम अपने बॉर्डर पे लड़ें, देश का सेवा ये भी होता है कि हम अपने छोटे छोटे कार्यों से भारत के निर्माण के लिए लगे रहें। अगर आप आज एक एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो आप कोई सोशल सर्विस करते हैं, आप देश की ही सेवा कर रहे हैं। अगर आप नारी सम्मान करते हैं, वो भी देश की ही सेवा। आप जानवरों का सम्मान करते हैं, वो भी देश की सेवा है। तो आप अगर सड़क साफ़ रख रहे हैं, वो भी देश की सेवा है। अगर आप छोटी छोटी जो चीज़ है ना वो आप करें, अगर ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करें, वो भी देश की सेवा है। तो इसीलिए आप अपनी शक्ति को पहचानिए और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी को निभाइए। जी, और साथ ही आपने मॉडर्नाइजेशन की भी बात की है, तो हम ये भी जानते हैं कि बदलते दौर के साथ अपनी सोच को बदलते भी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में। अगर हम खुद को कहीं ना कहीं अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। और मॉडर्नाइजेशन की भी अगर हम बात करें तो आज काफ़ी हम देखते हैं अपने आसपास, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अपनी मॉडर्नाइजेशन जो है वो एक ऐसा चीज़ है जिसको आप नहीं, वो डायनामिक फोर्स है। सोसाइटी और समाज जो है, हम लोग सोशियोलॉजी के हम स्टूडेंट हैं, समाज शास्त्र पढ़े हैं, और एक चीज़ है कि जो सोसाइटी है वो हर समय बदलता रहता है, वो एक डायनामिक फोर्स है। समय के साथ साथ समाज बदलते रहेगा, तो आपको भी समाज के साथ बदलना चाहिए।
ये नहीं कहेंगे कि आवश्यक है, लेकिन हाँ आपको बदलना चाहिए। जब आप समाज के साथ बदलने लगेंगे आपकी भी जो आपका जीवन है वो भी आसान होता रहता है। पर इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि अपने संस्कार और अपने परंपरा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि संस्कार और परंपरा जो है ना वो हमारी पहचान है। जो जिस चीज़ को हम लोग हमारे माता पिता, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो हमें एक संस्कार देते हैं, अपने परिवार का संस्कार, अपने घर का संस्कार, अपने कुल का संस्कार। वो संस्कार को लेकर के कैसे आगे समाज, मॉडर्नाइजेशन वाले समाज में बढ़ते रहना है। समाज मॉडर्न होते जा रहा है पर अपनी परंपराओं को भी आप लेके चलें। तो एक बहुत खूबसूरत सा एक आप देखेंगे कि एक बहुत खूबसूरत सा उदाहरण वहाँ बनता है। हम बहुत सारे लोगों को देखें जो मॉडर्न अपने हो गए हैं अपनी सोच में, जिस तरह से वो कार्य करते हैं उसमें वो नए नए तरीके से, अब जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। अगर आज हम राजनीति ही करते तो हमारे पिताजी की राजनीति से हमारी राजनीति बहुत अलग है, क्योंकि वो एक अलग तरीके से राजनीति करते हैं, हम अलग तरीके से राजनीति करते हैं। पर हमारा संस्कार है कि जनता हमारी प्राथमिकता है। तो ये जो संस्कार है वो इंटैक्ट है, करने का ढंग अलग है। तो इसीलिए ये जो मॉडर्नाइजेशन के साथ अपने संस्कार को, अपनी परंपरा को लेकर के चलिए। ये हमारे भारत का पहचान है, ये बदलते भारत का यही पहचान है, विकास भी और विरासत भी। तो इसको लेकर के हमें चलना चाहिए। बिल्कुल, आपने संस्कार की ही बात की है, तो जब आपसे बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये चीज़ फील भी कर पाते हैं। जैसा कि आपने अपने पिताजी की भी बारे में बात की और आपने आज आप दोनों ही कहीं ना कहीं हमारे देश को, हमारे बिहार को आप चला रहे हैं, आपका योगदान है एक बहुत बड़ा। और साथ ही कहीं ना कहीं एक युवा, अगर हम बात करें एक युवा जनप्रतिनिधि होने का ना, साथ ही साथ आपके ऊपर काफ़ी चीज़ों का बोझ भी है, काफ़ी आशाओं का बोझ है आपके ऊपर। तो इस चीज़ों को आप कैसे मतलब मैनेज करती हैं, कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो हम इसको बोझ नहीं मानते, ये बोझ नहीं है, ये लोगों का उम्मीद है हमसे। तो ये सौभाग्य सबका नहीं होता है कि जनता का उम्मीद उनको मिले। तो हम तो भाग्यशाली हैं कि जनता का उम्मीद हमसे जुड़ गया है। और हम यही चाहेंगे कि आशीर्वाद जो एक होता है ना कि जब आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं उसके बाद आपको ना अपनी जनता के आगे कुछ नहीं दिखता। वही आपका फ़ोन को बैटरी में लगाया जाता है और फ़ोन चार्ज हो जाता है, वैसे ही जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में छोड़ा जाता है और बैटरी वहीं से चार्ज हो जाता है। तो वो प्यार और वो आशीर्वाद मेरा फ्यूल है, वो हमको आगे लेके चलता है। उनकी जो भी उम्मीदें, जो भी आकांक्षाएँ हैं, उसके लिए हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस जन्म में हमको ऐसा कुछ कार्य करने का मौका मिला जिसमें हम जनता की सेवा कर सकते, समाज के लिए कुछ कर सकते, अपने बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं। जिस मिट्टी में पैदा हुए उस मिट्टी को वापस कुछ दे सकते हैं। ये सबके सौभाग्य में नहीं होता है और हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में इस उम्मीदों पे हम खड़ा उतरें, खूब मेहनत करें, खूब अगर आगे भी बढ़ें तो अपने लोगों को साथ आगे लेके बढ़ें और अपने बिहार को साथ आगे लेके बढ़ें। बिल्कुल, और एक युवा जनप्रतिनिधि होने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं बहुत लोगों का आप पे जो एक भरोसा भी है, एक विश्वास है आपके ऊपर। और साथ ही साथ हम देखते हैं आपको तो कहीं ना कहीं काफ़ी कम उम्र में आपने काफ़ी कुछ कर लिया और बहुत सारी महिलाओं के लिए आज आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। काफ़ी आपको हम देखते हैं कि काफ़ी जो दिनचर्या है दिन भर का काफ़ी व्यस्त रहता होगा। कहीं ना कहीं आज देखते हैं कि जिस उम्र में आप यहाँ पहुँची हैं, लोग अपने लिए, अपने घर वालों के लिए सोचते हैं, लेकिन आज आप पूरे समाज और पूरे देश के लिए सोच रही हैं, लोगों के लिए काम कर रही हैं। तो इसको कैसे देखती हैं आप? हमने पहले भी कहा कि जो ये ना मेरा पैशन है, इसको हम काम की तरह नहीं देखते कि हमको ये काम करना। और ये कोई कॉर्पोरेट जॉब तो नहीं है कि 9 to 5 है। ये एक ऐसा काम है कि अगर आपको कोई सुबह भी फ़ोन कर रहा है, रात में भी फ़ोन कर रहा है, शाम में भी फ़ोन कर रहा है, आपको करना है। अभी बहुत सारे कोई तबीयत ख़राब हो, कुछ हो, आपको काम करना ही है, करते जाना है। बट ये हम लोग को फ़ील नहीं होता क्योंकि ये हम लोग का पैशन है, एटलीस्ट मेरा है। और इसके लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। ये एक कह सकते हैं कि हर किसी का सपना होता है कुछ करने का, ये मेरा सपना था। आज ये सपना मेरी जनता ने पूरा किया। तो हम इसको किसी भी तरीके से एक प्रेशर की तरह नहीं देखते, पर हाँ मानसिक तनाव होता है, शारीरिक तनाव होता है। कभी कभी लगता है कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कभी कभी गुड डेज़ भी होता है, बैड डेज़ भी होता है। बैड डेज़ पे तो हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग सोच लगता है, पर वही है, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। और महादेव का आशीर्वाद मेरे साथ है और हम सोचते हैं कि नहीं, आने वाले समय में कुछ करके दिखाएं। एक फेमस मूवी का डायलॉग है कि एक मूवी थी रंग दे बसंती, उसमें एक डायलॉग है कि अब तक जिसका खून ना खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आ सके बेकार वो जवानी है। तो हम भी यही सोचते हैं कि अगर हम युवा हैं और अभी हमारे में ये शक्ति है, ये क्षमता है, तो कुछ ना कुछ देश के लिए करना चाहिए और हमेशा वैसे ही सोच रखते हैं।
बिल्कुल। और कहीं न कहीं आज के जो हमारे युवा हैं, चाहे आपकी बात करें या हम अपनी बात करें, जितने भी हमारे आज युवा हैं, वो आने वाले कल के लिए, हमारे देश के लिए वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं और आने वाले देश को बदलने का कहीं न कहीं भार उन पे ही है और हमारे ऊपर है। साथ ही साथ मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, ये पॉलिटिक्स क्षेत्र की अगर बात करें, तो इस क्षेत्र में आपका कैसे आना हुआ? जैसा कि हम जानते हैं कि आपके पिताजी भी इस क्षेत्र में हैं, तो उनसे आपको कहीं से मोटिवेशन मिला या लोगों के लिए आपको कुछ करने की चाह थी? नहीं, सो हम राजनीति में कैसे आए, उससे शुरू करते हैं। हम तीसरी पीढ़ी के नेता हैं अपने परिवार से। बचपन से ही हमने अपने दादाजी को, अपने पिताजी को जनता की सेवा करते हुए देखा और हम भी चाहते थे कि जब हम बड़े हों तो हम भी कुछ ऐसा करें कि हम जनता के बीच में रहें, जनता की सेवा कर पाएँ। और वहाँ से ये राजनीति में आने का जो सफ़र है, जो सपना है, वो बीज वहीं से बोया गया। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र हमने इसलिए चुना क्योंकि वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है। वहाँ से कई क्रांतियों का शुरुआत वहीं से हुआ है। और अगर समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो समस्तीपुर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत काम करने का पोटेंशियल है। अगर हम लोग समस्तीपुर को देखते हैं तो वो एक कह सकते हैं बिहार की आत्मा समस्तीपुर में है। और हमने जब हम क्षेत्र अपना चुन रहे थे, हम क्योंकि दलित समाज से आते हैं, हम लोग को रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसी देखना था और हमने जब समस्तीपुर देखा, हमारे पति सायन कुणाल की नानी का घर समस्तीपुर ज़िला में भी है, इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि किसी को अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती से करने को मिले। इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, जहाँ से कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं वहीं से हम अपना राजनीतिक सफ़र शुरू करेंगे। और मतलब समस्तीपुर का एहसान तो हम इस जीवन में कभी नहीं चुका पाएंगे, पर हाँ, जब तक जीवित रहेंगे समस्तीपुर के लिए काम करते रहेंगे। मैम, जैसा कि हम महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो आज कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं इसके ज़रिए ही आज बहुत सारी महिलाएं आगे भी बढ़ रही हैं। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना ज़रूरी मानती हैं आज वुमेन एम्पावरमेंट को? देखिए, हमने आपके पिछले सेगमेंट में भी ये बात कही थी कि जब तक आधी आबादी को वो सही सम्मान नहीं मिलेगा, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमने आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमने हमेशा यही देखा है कि जैसे कहते हैं ना कि शक्ति के बिना शिव नहीं है और शिव के बिना शक्ति नहीं है। तो समाज जो है वो दोनों तरीके से बनता है समाज। और हमारे जो जगत जननी है वही माँ है, आपको जन्म देने वाली माँ है। तो ऑब्वियसली अगर हम महिला सशक्तिकरण का बात करें तो वो तो अति आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण से जो आपकी, अगर हम लोग प्रैक्टिकली भी बात करें तो आधा पॉपुलेशन आपका महिलाओं का है। और अगर आप एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का बात करें, जहाँ पे आप सभी समाज के लोगों को आगे, मतलब समाज के सभी लोगों को आप आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, एक विकसित भारत का आप बात करें, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का, सामाजिक न्याय का, सोशल जस्टिस का, तो आप बिना महिलाओं के ये आप कर ही नहीं सकते हैं। जब तक आधी आबादी, फुल पॉपुलेशन इन्वॉल्व नहीं होगा, उसके बिना तो आप ये कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग अब 2025 में आ गए और हम लोग अभी भी ये सारी बातें कर रहे हैं कि महिला को सशक्त करना ज़रूरी है कि नहीं। वहीं हम लोग एट फॉल्ट हैं, क्योंकि महिलाओं के बिना तो समाज ही नहीं है। और आपकी जितना आपका हक आपके बेटे का है, उतना ही हक आपकी बेटियों का है। और यही संस्कार, ये सशक्तिकरण जो है वो इससे नहीं आता कि हम लोग कुछ किताब पढ़ें या ये कहीं इसका कोई मैनुअल नहीं है। ये आपकी सोच से, आपके कार्यों से आता है, आपके संस्कारों से आता है। और ये महिलाओं और पुरुष का बात नहीं, ये बात है कि हाँ, सबको आपको सामान्य रखना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना है। उसमें लिंग हो, वो जात हो, वो धर्म हो, वो मायने नहीं रखता। ये तो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है ये, कि जितने इंसान हैं सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सबको सेम। ये हम लोग के समाज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग पेट्रियार्कल सोसाइटी हैं। और हम लोग क्योंकि सदियों से हम ये देखते आए हैं कि क्योंकि एक सोसाइटी है और वो वैसे चली आ रही है, उसका ये मतलब नहीं कि वो सोसाइटी सही है। हम किसी भी हाल में हमें सोच को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, पर हम ये भी नहीं कह रहे कि यही एक तरीका है जिससे चलना है। अगर आज हम लोग कहीं पे, हाँ, कहीं ना कहीं लोग हमारे ही देश में कई ऐसे समाज है जो मेट्रियार्कल भी हैं और मेट्रियार्की के उस पे चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप इस सोच से अपने आप को एलिनेट करिए, आप इस सोच से अपने आप को स्वतंत्र करिए। और अब हम लोग एक ऐसे भारत की ओर बढ़ें जहाँ पे समानता हो और सामाजिक न्याय हो, ये ज़रूरी है। और ये महिला सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं है। और साथ ही मैम, अगर हम आपके बारे में, हमने काफ़ी, अगर महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करें, महिलाओं की इक्वालिटी के बारे में बात करें, तो इस पे हमने काफ़ी कुछ आपसे जाना, काफ़ी चीज़ों पे हमने बात भी किया। साथ ही मैं आपके बारे में भी
थोड़ा जानना चाहूँगी। कहीं ना कहीं एक महिला सशक्तिकरण की जब भी बात आती है, महिलाओं के कहीं ना कहीं आज के जो युवा है, खासकर अगर हम बिहार की बात करें तो बहुत सारी महिलाओं के लिए आज आप प्रेरणा की स्रोत हैं। अगर मैं इनफैक्ट अपने बारे में भी बात करूँ तो मुझे भी आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी अपने जीवन के बारे में भी कुछ आप बताना चाहेंगी कि कहाँ से आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ से प्रारंभ से कहाँ से आप ताल्लुक़ रखती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा और बताना चाहेंगी कुछ ऐसे? मेरा जीवन कोई भी आम लड़की के जीवन जैसा था। मेरा कोई भी फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल कभी नहीं रहा है। मेरे पेरेंट्स जो मम्मी पापा हैं बहुत स्ट्रिक्ट थे, और हमने कहा भी ना कि हम लोग 3 बहन थे, हम लोग का कोई भाई नहीं है, और हम लोग तीनों बहन के लिए मम्मी पापा हमेशा कहते थे कि अपना लड़ाई खुद लड़ना है, इसीलिए उसके लिए पढ़ाई लिखाई तो सबसे ज़रूरी है। कब मतलब क्योंकि राजनीति में मेरे को रुचि थी और मेरे पिताजी राजनीति में थे, तो हमेशा मन करता था कि अच्छा राजनीतिक चर्चा हो रहा है तो वहाँ बैठ जाएं, बात कुछ सुन ले। पर मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, कहते थे नहीं पहले पढ़ाई पूरा करो उसके बाद ही कुछ होना है। जब कॉलेज में भी थे तो कॉलेज पॉलिटिक्स होता है, तो उसमें इंटरेस्ट था कि हाँ हम भी कुछ इलेक्शन लड़े, कुछ सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने। बट मेरे पापा बहुत डैडी जो थे एकदम स्ट्रिक्ट, बोले कि नहीं अभी पढ़ाई करने का समय, जब सही समय आएगा तो राजनीति अगर किस्मत में लिखा होगा तो राजनीति होगा, लेकिन अभी तुम्हारा समय पढ़ाई करने का है। तो इसीलिए मेरा जो स्कूल था वो पढ़ाई हमने पटना से ही किया, नॉर्थ डेम अकेडमी से। फिर अंडर ग्रेजुएशन के लिए हम लेडी श्री राम गए, लेडी श्री राम से हमने अंडर ग्रेजुएशन किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया। 2022 में वो पूरा हुआ, और क्योंकि मेरा लव मैरिज है तो सब लोग कहे कि अब शादी कर लो, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग एक दूसरे को जानते थे और पढ़ाई पूरी हो ही गई थी। और एक ज्ञान निकेतन स्कूल है, उसके डायरेक्टर थे हम, निर्देशिका के रूप में हम काम कर रहे थे। वो भी महिलाओं में बेटियों में, ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल है, बेटियों में क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट कर रहा था, तो हम उस संस्थान से जुड़े हुए थे। फिर हुआ कि अब सही समय है शादी कर लो, तो हमने शादी कर ली और फिर राजनीति शुरू हो गया। तो ऐसा मेरे जीवन में सबको लगता है कि अरे पॉलिटिकल फैमिली की है, पता नहीं मतलब स्पॉइल्ड होगी, बिगड़ी होगी, पर हम सबको कहना चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा भी लाइफ वैसा ही था जैसे किसी भी, हाँ डेफिनेटली बहुत महादेव के आशीर्वाद से कोई भी ऐसी कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होता है, उतना कंफर्टेबल लाइफ नहीं होता है। हमारा लाइफ बहुत कंफर्टेबल था, पर हमारे जीवन में पढ़ाई, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि बहुत ज़रूरी है। कोई भी हम लोग को शो शा अलाउड नहीं था, इसीलिए, और क्योंकि 3 बहन भी थे तो ये भी बहुत ज़रूरी था कि पढ़ाई पूरी करनी है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। बहुत कम उम्र में ये सिखा दिया गया था कि लड़कियों का जीवन जो है ना, आधे टाइम लड़ते हुए निकल जाता है अपने हक़ के लिए। तो उस हक़ के लिए लड़ने के लिए उस लायक बनना पड़ता है पहले, तो पहले उस लायक बनो, बाकी लड़ाई सब अपने लड़ी जाएगी। और एक चीज़ हम सभी सुनते आए हैं, आपने भी सुना होगा कि किसी भी अगर हम सफल पुरुष की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि उसके पीछे महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें महिला की, तो हम देखते हैं कि किसी भी सफल महिला के पीछे सबसे पहले तो उनके माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है, और उसके बाद उनके हस्बैंड का। उनका सपोर्ट हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके हम जीवन में आगे जाके कुछ कर पाते हैं। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहा? हम जानते हैं कि कुणाल सर भी, उनका भी आपके साथ बहुत फुल, कभी भी हम ये कह सकते हैं कोई परेशानी नहीं आई। हमने बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको एक ऐसा किस्मत मिलता है कि जिस परिवार में वो जन्मी है वो भी प्रोग्रेसिव थॉट के हैं, और जिस परिवार में उसकी शादी हुई है वो भी प्रोग्रेसिव थॉट के हैं। तो हम वो लड़की हैं जो दोनों तरफ से बहुत ही सौभाग्यशाली रहे हैं। बहुत ही प्यार, बहुत ही दुलार हमको दोनों परिवार से मिला है। अगर हम अपने माता पिता की बात करें तो उन्होंने कभी भी, हमने कहा बेटी बेटी में कोई अंतर नहीं रखी, दोनों को उनका यही उद्देश्य था कि बेटियों को भी सबसे अच्छी शिक्षा मिले, बेटियां भी आगे बढ़ें। आज भी हमारी दोनों बहन हैं वो पढ़ाई ही कर रही हैं, उनके लिए भी हमारे पिताजी जिस तरह से मेरे लिए सोचते हैं वैसे ही उन लोग दोनों के लिए सोचते हैं कि कभी भी उनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं आए, पढ़ाई पूरा करो फिर कुछ और करना, अभी सब मेरा हेडेक है। जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद तुम अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में तुम स्वतंत्र ही फैसला लेना, पर अभी पढ़ाई पूरा करो। तो ये एक बहुत बड़ा बात होता है, ये कहना कि हाँ मेरे बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है।
और हमारी शादी भी एक ऐसे परिवार में हुई। मेरे सास ससुर खुद भी बहुत प्रोग्रेसिव थॉट के हैं, और अगर ये बात करते हैं सामाजिक समानता की, तो उसको सही मायने में आगे भी लेके जा रहे हैं। बेटियों के लिए तो सभी करते हैं, बेटी के लिए तो जिसकी अपनी बेटी होती है वो हमेशा कहता है कि बेटी आगे बढ़े, पर बहू के लिए कर देना बहुत बड़ा बात होता है। ये कहना कि हाँ मेरी बहू उस लायक है और बहू आगे बढ़े, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारा शादी ऐसे परिवार में हुआ जहाँ मेरे सास ससुर कहते हैं कि हाँ हमारी बहू उस लायक है और बहू को आगे बढ़ाना है। तो आप भी, अगर आपके आसपास आपकी बहू हैं, आपकी बेटियां हैं, तो आप उनके सपनों को हौसला दीजिए, उनके सपनों को उड़ान दीजिए, अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहुओं के साथ खड़े रहिए, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी कार्य है जो महिला नहीं कर सकती है। महिला सब कुछ कर सकती है, महिला को बस मौका चाहिए। अगर आप एक पिता हैं, अगर आप एक पति हैं, अगर आप एक ससुर हैं, तो अपने उस दायरे से, अपने जो सोच का जो पिंजड़ा है उससे बाहर निकल के सोचिए। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है अपनी, जैसे जिस तरह से एक कहते हैं ना कि, क्योंकि हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हमने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि महिलाएं 2 शिफ्ट में काम करती हैं। एक तो वो काम करती हैं और फिर घर पे भी वो काम करती हैं। तो अगर आपकी जो भी बेटी है या आपकी जो भी माँ है, वो अगर कोई बाहर ऑफिस में भी नहीं जाके काम कर रही है और अगर वो घर का भी काम कर रही है, तो उसके लिए भी रिस्पेक्ट रखिए, क्योंकि वो काम एक दिन आप नहीं कर पाएंगे। अगर वो माँ काम नहीं करे तो वो काम आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। महिलाओं के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, उसके लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो छोटे छोटे काम भी ना बहुत बड़े बड़े होते हैं और अपने से नहीं होते हैं। ये जिस दिन ये समाज जब समझ जाएगा ना, तो महिलाओं के काम को सही में सम्मान मिलना पड़ेगा। वो मैटर नहीं करता कि वो राजनीति में है, वो पढ़ाई कर रही हैं, वो घर में खाना बना रही हैं, वो बर्तन धो रही हैं या वो झाड़ू पोछा कर रही हैं, वो छोटा भी काम कर रही हैं, तो वो भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है और वो भी एक काम है। इसीलिए उसको आप आदर दीजिए, उसको आप सम्मान दीजिए और महिलाओं को आप आगे लेके चलिए। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर समाज सेवी की बात करें तो कुणाल सर का नाम कोई नहीं भूल सकता है। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्हें आज हर कोई जानता है, हर कोई उनका नाम लेता है। वो नहीं रहे आज, लेकिन उन्होंने हमारे हर बिहार के जन के लिए बहुत कुछ किया है। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे उनको याद करके? नहीं, वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके संस्कार हमारे साथ है, उनकी सीख हमारे साथ है। और जिस तरह से वो बिहार के लिए काम किए हैं, जिस तरह से वो दलितों के लिए काम किए हैं, समाज के वंचित शोषित वर्ग के लिए काम किए हैं, हमको लगता है शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिन्होंने अपने एक जीवन में वो एक IPS ऑफिसर थे, अपने काम से उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके अपने आप को पूरी तरीके से समाज के लिए समर्पित कर दिया। और ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं। आज अगर हम लोग जन सेवा और मानव सेवा का उदाहरण देते तो हमारे ससुर जी का, आचार्य किशोर कुणाल का नाम एक नाम होता है। तो उन्होंने सोच से परे अपने पूरी जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया। और हम यही सोचते हैं कि अगर उनका कुछ भी अंश, उनकी कुछ भी सीख अगर हम अपने भी कार्य में अगर उसको ढाल पाएँ तो वो बहुत बड़ी बात होगी। आने वाले समय में मेरा यही प्रयास रहेगा कि उनके जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा कर सकें, और जिस तरह से वो समाज के लिए काम करते आए हैं उनके कामों को आगे लेके बढ़ें। वो कैंसर हॉस्पिटल हो, वो महावीर मंदिर है। लोग धर्म के नाम पे आज देखते हैं कि एक धर्म को एक तरीके से एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है, जहाँ पे लाठी डंडे चलते हैं, जहाँ पे वायलेंस होता है। पर मेरे ससुर जी ने धर्म के लिए बंदूक छोड़ दी थी और धर्म को परोपकार से जोड़ा। तो ये सही में हिंदू धर्म क्या है उसका अर्थ हमारे ससुर जी ने पूरे समाज को दिया है कि महावीर मंदिर के सौजन्य से आज इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, जिसमें वंचित शोषित दलित वर्ग से जो लोग आते हैं उनकी सहायता हो रही है, मुफ्त का भोजन चल रहा है, मावा मंदिर में जितने भी श्रद्धालु हैं राम रसोई चल रहा है, कैंसर ट्रीटमेंट नॉमिनल चार्जेस में हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट वैसा ही है जो एम्स जैसा ट्रीटमेंट होता है। जो एम्स के पास मशीन्स है वही मशीन्स महावीर कैंसर में भी है। डिफरेंस बस इतना है कि हम लोग प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नॉमिनल चार्जेस में हम लोग का यही है कि कैंसर जैसी बीमारी हो या फिर वात्सल्य में हार्ट इंस्टीट्यूट है, जो नवजात शिशु हैं उनके लिए ट्रीटमेंट है, राम रसोई है,
तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो उनके काम हैं वो चलते रहे। उनका बहुत बड़ा सपना था विराट रामायण मंदिर, कि विराट रामायण मंदिर बने और उसके सौजन्य से और आगे संस्थानें खड़े हुए जो गरीबों के लिए काम कर सके। तो हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि विराट रामायण मंदिर का काम पूरा हो सके और आने वाले समय में विराट रामायण मंदिर को भी हम लोग परोपकार के संस्थानों से जोड़ सकें और उनके अधूरे सपनों को पूरा करें और उनके संस्कार को आगे भी बिहार में उनकी जो सीख है उसके बारे में बात करते रहें और समाज सेवा का जो उनका सपना था उसको हम लोग पूरा करें। बिल्कुल, ये चीज़ कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि अगर बड़े बुजुर्ग के संस्कार को अगर अपने मन में, अगर अपने अंदर हम आत्मसात करते हैं तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी बात किशोर सर की आती है तो कहीं ना कहीं उनकी याद और उन्होंने जो भी कार्य किए हैं हर आम जन के लिए, वो कोई भूल नहीं सकता है। वो आज भी हम देखते हैं और सबके मन में वो आज भी बिल्कुल हैं। और साथ ही हम सभी जानते हैं, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया था कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह मना रहे हैं। तो चलते चलते कुछ हमारे दर्शकों को, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, उनको कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम महिलाओं को? अपने सपनों पे भरोसा रखिए और सपने देखने का अधिकार भी सबको है और सपना पूरा करने का भी अधिकार सबको है। इसीलिए अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने सपनों पे भरोसा रखिए। आज भारत एक ऐसा देश हो चुका है जहाँ पे सब आपके साथ खड़े हैं। जो आपकी अरमान है, जो आपकी सोच है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर वो आसमान तक भी जाती है तो आसमान छूने दे और अपने ऊपर भरोसा रख के अपने सपनों को ज़रूर पूरा करें। बिल्कुल मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जो हमारे आज व्यूवर्स हैं, जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए, सभी के लिए आप प्रेरणा स्रोत है। मैंने कई बार भी आपको बोल भी दिया है। तो कहीं ना कहीं आपने अपना जो कीमती वक्त हमें निकाल के हमें दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले दिन मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मेहमान के साथ, उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।